आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नेपियन कैपिटल के को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, आपका ओवरऑल मार्केट व्यू क्या है इस समय, क्योंकि इंडेक्स पर हम 2 साल से वहीं हैं जहां हम 2 साल पहले थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव्स रहे हैं। गौतम जी, एक बार चेक करिए, शायद आप म्यूट पर हैं। सॉरी, हाँ, कोई बात। मेरी गलती। हाँ, तो आपकी बात बराबर है, सही है कि पिछले 2 सालों में मार्केट किधर गया नहीं है। एक्चुअली निफ्टी 50 की जो आप बात करें तो पिछले 2 सालों में जो 26 सितंबर 2024 में जो अपनी ऑल टाइम हाई था तभी 26,117, उसके बाद ये वहाँ से हम लोग करीबन 7.5% नीचे है। तो निफ्टी 50 में एक्चुअली गिरावट आई है पिछले 2 सालों में। और जो आप निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें करीबन 100% का बढ़ावा आया है पिछले 5 सालों में। तो हम तो सिर्फ 2 साल की बात करें, लेकिन 5 सालों में तो निफ्टी किधर गया ही नहीं है, मतलब इट इज बीन फ्लैट। तो इस मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से फ्लोज आ रहे हैं, और आप देखिए मिड और स्मॉल कैप्स में मैक्सिमम फ्लोज आ रहे हैं, तो हमारा फोकस भी पिछले करीबन 12 महीनों में मिड एंड स्मॉल कैप्स पे ज्यादातर रहा है वर्सेस लार्ज कैप्स। और मैं तो सिर्फ 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इवन पिछले 5 सालों में मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप्स में आप देखिए तो बेसिकली यू नॉट मेड एनी रियल मनी। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, अभी HDFC बैंक है जैसे 5 साल के लो पर है इस समय, भारत का जी, सबसे बड़ा बैंकिंग स्टॉक। एट सम पॉइंट एज एन इन्वेस्टर आप क्या सोचेंगे इस स्टॉक के बारे में, कि फाइनली क्या पेशेंस गिव अप की जाए या फिर रखा जाए इसे? अनुज, फुली लोडेड क्वेश्चन है आपका इस बार, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो स्टॉक 5 साल से चला नहीं है, और जो मैं सिर्फ HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी IT सर्विसेज कंपनीज भी है जो चली नहीं है। कई और भी स्टॉक्स जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो चले नहीं है पिछले 5 सालों में, लार्ज कैप्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो यस, ट्रेजेडी ये है कि 8 साल पहले मुझे अभी भी याद है कि 4.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक में लोग HDFC बैंक के पीछे भाग रहे थे, और आज 1.7 1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि ये अभी भी जिसको पोजीशन बनानी हो विद अ लॉन्ग टर्म व्यू खरीद सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली स्टॉक अदरवाइज इन एवरी रिस्पेक्ट बढ़िया कंपनी है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये स्टॉक आने वाले 12 महीनों में या 24 महीनों में आपको कुछ बड़ा रिटर्न देगा, मुझे लगता नहीं है। अच्छा गौतम जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जून में जब AI चिप स्टॉक्स का कोलैप्स होना शुरू हुआ, चाहे US में देखिए या फिर आप रेस्ट ऑफ एशिया में देखिए, तब हमने उस पीरियड को एंजॉय किया निफ्टी IT पर। हालांकि हमारे कुछ मिड कैप ITO के नंबर भी बहुत अच्छे थे, बट मैं उस वक्त भी देख रहा था सर, बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा यही था कि अगर थोड़ी बहुत भी कूलिंग ऑफ हुई इन AI स्टॉक्स में, चिप स्टॉक्स में, तो रीजनेबल बाइंग आएगी। जिस प्रकार के एनवीडिया ने नंबर दिए सर, क्या एक बार फिर से उस AI रैली के रिज्यूम होने का वक्त आ चुका है क्या? और ऐसे में क्या IT फिर अंडर परफॉर्म करे, इस बात की चांसेस कितने लग रहे हैं आपको? आपका सवाल इज वेरी टॉपिकल, और ये सवाल बार बार इन्वेस्टर्स भी पूछते हैं और मीडिया के लोग भी पूछते हैं मुझे। 5 सालों में आप देखिए कि पूरा IT इंडेक्स, निफ्टी IT इंडेक्स कहीं नहीं गया है। पिछले 2 सालों में TCS करीबन 55% गिरा हुआ है। हमने फिलहाल TCS खरीदा है, बट वी बॉट इट ओनली बिकॉज कि वैल्यूएशन कंफर्ट हमको है। जो स्टॉक 3 साल पहले 27 टाइम PE पे चलता था, आज की तारीख में 13 13.5 PE पे चल रहा है। सो दैट इज नंबर वन। दूसरा, हमें लगता है कि TCS, एंड दिस इज स्पेसिफिक टू TCS, कि ये एक कंपनी है जिसने प्रूव किया है कि दे आर पिवटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स AI। और आप पिछले क्वार्टर के जो नंबर आए थे वो आंकड़े आप देखो, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि AI ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स अब अभी करीबन 8% ऑफ रेवेन्यूज होने लगे हैं, विच आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव साइन।
दूसरी बात यह है कि अनलाइक अदर आईटी कंपनीज, इन लोगों ने डेटा सेंटर में भी $7 बिलियन का निवेश का अनाउंसमेंट हो चुका है। हैदराबाद में वो लोग डेटा सेंटर बना रहे हैं। इट इज नॉट ओनली टीसीएस, इट इज टीसीएस और टीपीजी जो बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, दोनों ने मिलके ये इन्वेस्टमेंट, ये निवेश का प्रोग्राम बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जब ये एरियाज में पिवट कर रही है, इट इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर इंडियन आईटी एंड आई होप अदर कंपनीज आल्सो फॉलो। ओके, चलिए ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब आते हैं एक बार फिर से सर एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पे। अगस्त में हमने थोड़ी बहुत एफआईएस की बाइंग देखी, करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए की, बहुत महीनों के बाद थोड़ी बहुत बाइंग विजिबल थी। इंडेक्स प्लेसमेंट उनकी अभी भी नेगेटिव है, बट अब सितंबर का महीना सामने खड़ा है ना। गोल्ड ने अच्छा किया, प्रीशियस मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, सितंबर का महीना सामने खड़ा है। फेड क्या निर्णय लेगा, इस 4.65 4.77 की ट्रैजेक्टरी की यील्ड के पास सबकी निगाहें उस पर रहेगी। मेरा प्रश्न ये है अल्टीमेटली सर, एफआईएस का पैसा भारत की तरफ आए, इस बात की पॉसिबिलिटी आपको, जिस प्रकार की हमारी अर्निंग्स रही उसको देखने के बाद और जिस प्रकार का रिवॉर्ड बाहर खुला है उसको देखने के बाद कंपैरिजन किया जाए, तो आपको लगता है कि पैसा आएगा एफआईएस का यहाँ पर अगले कुछ महीनों में? देखिए, करीबन पिछले 2 महीनों में 5 से $5.5 बिलियन का निवेश हुआ है बाय एफआईएस। और ये जो मीडिया भी बोल रही थी और इन्वेस्टर्स, एफआईएस जो मैं बात करता हूँ, कोरिया और ताइवान के लिए जो क्रेज था एशिया के अंदर और ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसान इंडिया को हुआ था कि ना तो हमारे पास एआई की कोई लिस्टेड कंपनी है बड़ी बड़ी सी, ना तो कोई डेटा सेंटर की कंपनी, ना तो कोई एआई टेक की कंपनी है। नॉट ओवरऑल टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, एआई रिलेटेड टेक की बात कर रहा हूँ। तो ये एफआईएस को लगा कि इंडिया इज नॉट ऑफरिंग दिस कंपनीज, इसलिए कोरिया और ताइवान में शायद हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, इस साल मैं जनवरी से अब तक की बात कर रहा हूँ, कोरिया में एफआईएस ने ओवर 100 बिलियन का नेट सेलिंग किया हुआ है। सिमिलरली इन ताइवान करीबन 24-25 बिलियन का नेट सेलिंग हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि जो पैसा करीबन पिछले 2 या 3 सालों में इन 2 मार्केट में गया था, वो अभी एग्जिट कर रहा है और बड़े पैमाने पे एग्जिट कर रहा है। उसका थोड़ा पैसा इंडिया में ज़रूर आया है, जो मैंने आपको बताया 5 से 5.5 बिलियन, व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। सवाल ये पैदा होता है कि विल दिस बिकम सस्टेनेबल गोइंग फॉरवर्ड? मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने पहले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए, एंड रिजल्ट्स हैव बीन फैंटास्टिक। आप देखिए, जो एनएसई 500, निफ्टी 500 की जो बात की जाए, तो एक्स फाइनेंशियल्स और एक्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 20% है, इबिडा ग्रोथ 14% है। एंड ये पिछले 10 से 13 महीनों में, 13 क्वार्टर में, सॉरी, इट हैज बीन अमंग द हाईएस्ट। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव साइन। यस, हालांकि इबिडा मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन आया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि द मार्केट का जो अपना वैल्यूएशन है, जो वी आर द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट इन एशिया, ताइवान 22 पीई ऑफ 22 टाइम्स, अपना 20 20.5 पीई पे है। लेकिन मुझे लगता है कि दिस अर्निंग्स ग्रोथ शुड ब्रिंग द एफआईएस बैक। दूसरी बात यह है कि जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, जो विच इज द मोस्ट फॉलोड इंडेक्स बाय ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स एंड एफआईआईज, वो लोग जो वो इंडेक्स में जो सितंबर 2024 में करीबन 22% इंडिया का वेटेज था, आज की तारीख में 11.5 हो गया है। तो मतलब लगभग आधा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एफआईज का इंटरेस्ट धीरे धीरे वापस आने लगा है इंडिया में, एंड आई बिलीव दैट इट इज अ ह्यूज पॉजिटिव साइन कि ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने मजबूत थे। अच्छा, आप इस समय कहाँ सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? कहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में फ्रेश एडिशन कर रहे हैं? अनुज, इसमें लोग हमें हमेशा पूछते हैं कि आप टॉप डाउन अप्रोच लेते हो या बॉटम्स अप। मेरा जवाब यह है कि हम लोग शुरू से टॉप डाउन लेते हैं और उसके बाद बॉटम्स अप लेते हैं कि जो सेक्टर हमें पसंद है उसके अंदर वी डू अ डीप डाइव कि ये सेक्टर में कौन सी कंपनियां, स्मॉल, मिड और लार्ज कैप जो भी हो, किसमें निवेश करना चाहिए। तो मैं आपको 5 थीम्स बताता हूं जहां पे
हमारा हमारा पोर्टफोलियो पोजीशन्ड है। एक तो है एनर्जी ट्रांजिशन, दूसरा है डेटा सेंटर्स, तीसरा है प्रिसिजन इंजीनियरिंग, चौथा है सेमीकंडक्टर्स और जो पांचवा है वो थोड़ा अनोखा सेक्टर है। इट इज द एप्पल इकोसिस्टम। जिस तरह से एप्पल ने इंडिया में मतलब इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, जहाँ जिस तरह से उन्होंने एप्पल को इंडिया में आने में कन्विंस किया और एप्पल अब बड़े पैमाने पे आईफोन्स बनाती है और यहाँ से एक्सपोर्ट करती है। तो एप्पल इकोसिस्टम को कैसे प्ले करें, और उसमें ऑफ कोर्स मोस्टली स्मॉल कैप्स ही है, लेकिन ये आज के स्मॉल कैप्स कल के मिड कैप्स होने वाले हैं। तो दैट इज दीज आर द 5 थीम्स वी आर मोस्टली प्लेइंग। अच्छा, पता है गौतम सर, आपने अपनी जो कंस्ट्रक्टिव बास्केट बताई ना, जहाँ पे आप प्लेस्ड हैं पॉजिटिवली, जहाँ आप ग्रोथ देख रहे हैं, उसका मतलब तो ये है कि कॉपर को नहीं छोड़ना चाहिए, हैं? सही हो मेरा अंदाज़ा, गैस सही है? कॉपर, हाँ, कॉपर ऑफ कोर्स विल बी अ बिग बेनिफिशियरी, लेकिन फाइबर ऑप्टिक में भी बहुत बड़ा इसमें फोकस, और मुझे लगता है कि कॉपर तो डेफिनेटली विल बी अ पॉजिटिव, बट आल्सो फाइबर ऑप्टिक्स। अच्छा सर, ये एक प्रश्न और आपसे लूँगा। हमारे यहाँ जब से ये फरवरी अंत से ये वॉर शुरू हुई, जब क्रूड प्राइसेस 90 तक चले गए, बीच में 125 तक गए, इस ऑयल शॉक के बीच में बड़ा एक ट्रांजिशन हुआ, लोगों का झुकाव ईवी की तरफ बढ़ा, लॉन्चेस ईवी की तरफ अच्छे आने लगे हैं। आपका ऑटो पे एंड मोस्ट स्पेशली जिन कंपनियों का बहुत स्ट्रॉन्ग ईवी पोर्टफोलियो है, वहाँ पर क्या व्यू है? आपकी बात सही है। मुझे लगता है कि सरकार, केंद्रीय सरकार ने भी ये सोच लिया है कि वी हैव टू इंक्रीज द ईवी पेनिट्रेशन। जो अपना डिपेंडेंस है 80% ऑयल एंड गैस जो हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर डिपेंडेंस कम करना ही पड़ेगा, और कम करने के लिए वी नीड मोर ईवीज। ईवी के लिए वी नीड मोर ईवी चार्जिंग स्टेशन। आज की तारीख में जब आप आम आदमी को पूछो कि आप पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लोगे या ईवी की गाड़ी लोगे, पहला सवाल ये पैदा होता है कि जो मुझे यहाँ बंबई से पूना जाना है तो कितने चार्जिंग स्टेशन ऑन द वे है। बंबई से महाबलेश्वर जाना है 5.5 घंटे की दूरी में, तो कितने चार्जिंग स्टेशन है। जब तक ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता है, मुझे लगता है कि यस, ईवी में इंक्रीमेंटली डेफिनेटली देयर हैज बीन अ ह्यूज डिमांड, लेकिन ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बातचीत करके। और अगर मैं कुछ अंश छोड़ गया हूँ इंडियन इन्वेस्टर के लिए, कोई मैसेज आपको का अगर देना चाहें तो? ये कि ये मुझे लगता है कि वी आर एट अ मोमेंट जहाँ पे स्टे इन्वेस्टेड, और ये भी मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे किसी और के चैनल पे बोला है कि इंटरनेट में इतनी इंफॉर्मेशन मुफ्त में मिलती है। आप मुझे आज की तारीख में शादी में जाऊं या कोई पार्टी में जाऊं, लोग बोलते हैं गौतम जी बताइए कौन सा स्टॉक अच्छा लेना चाहिए। आपके भरोसे में ले लूंगा। मैं बोला भाई साहब, आप मैं के स्टॉक बताऊंगा, लेकिन उसके बाद होमवर्क आपको करना पड़ेगा। तो प्लीज दर्शकों से मैं विनती करता हूं कि आप होमवर्क कीजिए। सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, और आपकी चैनल भी है जो हर रोज नए आइडियाज देती है। डू द होमवर्क, डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ओनली ऑन टिप। ओके, डू द होमवर्क, वेल्थ क्रिएशन का मूल मंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर से बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।